Hey guys, welcome to my YouTube channel Study with Kirti NDPS. As you know, my name is Kirti and I read in class 10th. फ्रेंड्स, आपने मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो मतलब सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ सभी चैप्टर्स की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि हम पार्ट ए करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, बट मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए कि हमें पहले पार्ट बी करना चाहिए। तो दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इन दिस we will complete this chapter. Okay, if it is possible we will complete in this single video, otherwise 2 parts I will make, but I will complete the whole chapter. Clear? And friends, एक बात मैं आपको बता दूं, जिसने मेरी हिंदी की लास्ट मिनट रिवीजन वाली वीडियो देखी होगी उसके तो 2.5 मार्क्स तो पक्के हो ही गए होंगे। वैसे तो मैंने पूरे 20 मार्क्स की बनाई थी, मतलब जिन्होंने ध्यान से देखी होगी तो उनके तो 20 मार्क्स पक्के हो गए थे। लेकिन उसमें मैंने एक फ़ैन वाला विज्ञापन दिखाया था ना, समीर पंखे वाला, तो वो सेम आया था हमारे एग्ज़ाम में हिंदी के। तो जिसने देखी होगी इसकी तो बहुत हेल्प हुई होगी। तो आज टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल भी। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो देखिए फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हमें क्या समझ आता है कि डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम मींस डेटाबेस को मैनेज करना किसी सिस्टम में, वो होता होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस क्या होता है पहले हमें ये डिस्कस करना है ना। डेटाबेस क्या होता है? अब डेटाबेस मतलब डेटा का बेस, और डेटा क्या होता है अब ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेटा। सो डेटा होता है इन्फॉर्मेशन, डेटा होता है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जो आप अपने कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, दैट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज डेटा। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब डेटाबेस डिस्कस कर लेते हैं। अब डेटाबेस क्या होता है? ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का। अब जब हमने इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल तरीके से स्टोर किया तो उसको हमने डेटा बोल दिया। अब जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक मैनर में, उसको हम बोल देते हैं डेटाबेस। जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा के कलेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में, सो दैट इज़ नॉन एज डेटाबेस। और इसको इन्फॉर्मेशन का कंटेनर भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसको इन्फॉर्मेशन का कंटेनर? बिकॉज फ्रेंड्स, डेटा क्या होता है? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटा का कलेक्शन। अब डेटा के अंदर इन्फॉर्मेशन है और डेटाबेस डेटा का कलेक्शन है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ द कंटेनर ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो मीन्स फ्रेंड, हमें इनसे डेटाबेस से पता चला कि मतलब जब हम अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन में लगाते हैं उसको डेटाबेस बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइज कलेक्शन में लगाने का मतलब ये है, जैसे कि आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, आपके पास सपोज स्कूल का डेटा है। आपकी टीचर ने आपको बोला कि आपको एक डेटा ऑर्गेनाइज करना है जिसमें यहाँ पे सभी बच्चों के आपको नेम लिखने हैं, ठीक है, सभी बच्चों के नेम लिखने हैं एंड यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। लिख दिया आपने ऐसे, तो ये क्या हुआ? एक डेटा हुआ। अब इस डेटा को आप डायरी में भी लिख सकते हो, बट हम यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, मीन्स डेटा को हमने कंप्यूटर में स्टोर कर रखा है। सो सबसे पहले इसकी नीड पता होनी चाहिए, दैट वाई डू वी नीड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इफ़ वी कैन स्टोर द डेटा इन डायरी, सो वाई डिडंट, so why we doesn't store it in diary and we use computer? So what is the need? So the main need is that कि अगर आप डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, है ना, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ रहे हैं, मतलब हमें डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके कुछ फ़ायदे होंगे ना फ्रेंड्स। तो जब हम इसकी एडवांटेज पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एट दैट टाइम इट इज़ क्लियर टू यू दैट वाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टोर द डेटा इन कंप्यूटर एज कम्पेयर टू डायरी। क्लियर फ्रेंड्स? तो जब हम एडवांटेज पढ़ेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, डेटाबेस प्रोग्राम्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस .org बेस एंड MySQL। और ये जो 3 यहाँ पे दिखाए गए हैं, और भी होते हैं बट यहाँ पे जो 3 दिखाए गए हैं, दीज आर द डेटाबेस प्रोग्राम्स जिनमें हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जैसे कि हम उसको चाहते हैं। जिस भी फॉर्म में हम उसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उस फॉर्म में हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मीन्स हम रोल नंबर लिखना चाहते हैं, नेम लिखना चाहते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू राइट वी कैन।
एज वी नीड। ओके, तो बिजनेसेस में भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है एंड स्कूल्स के रिकॉर्ड्स बनाने में, जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं उनको बनाने में बहुत यूज़फुल होता है, राइट। और आप भी अपने नीड से, आपको अगर कोई डेटा स्टोर करना है तो आप कर सकते हो। तो अब हमने देख लिया कि डेटा क्या होता है। वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज डेटा एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड व्हाट इज डेटाबेस एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीज व्हाट आर द डेटाबेस प्रोग्राम्स। हमने पढ़ लिया है डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है एंड कौन कौन से डेटाबेस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो दैट ऑल इज़ क्लियर टू यू, आई होप। अब हमें पढ़ना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। मीन्स डेटाबेस को एक स्पेसिफिक मैनेज करके, जो सिस्टम डेटाबेस को मैनेज करता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते होंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ, जो क्या करता है डेटाबेस की क्रिएशन को, डेटाबेस के मेंटेनेंस को और उसके डेटाबेस की क्रिएशन को और मेंटेनेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मींस डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, दैट ऑल इज़ कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मींस एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के साथ डेटाबेस की क्रिएशन और मेंटेनेंस को कंट्रोल करता है। और डेटाबेस को कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि कुछ एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, मैनी ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज कि ये जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, OpenOffice.org एंड MySQL, दीज आर द डेटाबेस प्रोग्राम्स एंड विच आई एम टेलिंग नाउ, दीज आर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट इज Oracle, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL, SQLite, ठीक है, ये सब होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज़ किया। डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना ही तो डेटाबेस था। अब उस डेटाबेस को कंट्रोल कौन करता है, उसकी क्रिएशन को, उसके मेंटेनेंस को, वो था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटा को दो तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ फ्लैट फाइल एंड सेकेंड वन इज़ रिलेशनल। फर्स्ट वन इज़ फ्लैट फाइल एंड सेकेंड वन इज़ रिलेशनल। तो अब फ्लैट फाइल और रिलेशनल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अब देखो फ्रेंड्स, फ्लैट फाइल क्या होता है, डेटा इज़ स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। कि फ्लैट फाइल में हम डेटा को सिर्फ एक ही सिंगल टेबल में क्या कर सकते हैं, सिंगल टेबल में डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं सिर्फ सिंगल टेबल में। और ये किसके लिए बेटर है फ्लैट फाइल ऑप्शन, ये बेटर है ऐसे डेटा के लिए जो बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास, जैसे कि हमें 4-5 बच्चों का ही रिजल्ट निकालना है, तो उसके लिए फ्लैट फाइल बेटर है। मतलब हमारे पास अगर कम अमाउंट ऑफ डेटा, हमारे पास अगर कम डेटा है तो उसके लिए हम फ्लैट फाइल यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। सेकेंड आता है रिलेशनल डेटाबेस। सो रिलेशनल में क्या होता है, डेटा को हम बहुत सारे टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर द डेटा इन मल्टीपल टेबल्स, मतलब बहुत सारे टेबल में स्टोर कर सकते हैं। रिलेशनल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमने इतने सारे टेबल में जो अपने डेटा को स्टोर किया है, वो टेबल एक दूसरे से लिंक है, वो जो उसके अंदर जो डेटा है ना, वो एक दूसरे से लिंक है यूजिंग अ कॉमन फील्ड। मतलब जिस डेटा को हम फ्लैट फाइल में स्टोर नहीं कर सकते, दैट डेटा वी कैन स्टोर इन रिलेशनल डेटाबेस। इसमें मल्टीपल टेबल्स होती हैं एंड हर एक टेबल एक दूसरे से लिंक होती है। क्लियर। अब लिंक से आप कंफ्यूज मत होना, कैसे एक दूसरे से लिंक होती है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी जब इसका टॉपिक आएगा प्राइमरी की एंड कंपोजिट की। इन दैट टॉपिक आई विल टेल यू दैट हाउ द टेबल्स एंड रिलेशनल डेटाबेस आर लिंक्ड विद ईच अदर। क्लियर। तो अभी के लिए बस इतना सोचिए कि मल्टीपल टेबल्स होते हैं एंड हर एक टेबल एक दूसरे से लिंक होता है। क्लियर। देयर आर मल्टीपल टेबल्स एंड द टेबल्स आर लिंक्ड विद ईच अदर यूजिंग अ कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड से इतना तो समझ आया होगा कि जो एक फील्ड है जो वो इस टेबल के लिए भी है एंड इसी टेबल के लिए भी, दोनों टेबल्स के लिए। मुझे पता है समझ नहीं आ रहा होगा, मैं क्योंकि डीप समझाऊंगी आपको प्राइमरी की और कंपोजिट की के टॉपिक में। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप समझिए डेटाबेस सर्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। डेटाबेस सर्वर,
डेटाबेस सर्वर क्या होता है? डेटाबेस सर्वर्स आर द डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। कि डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं? कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर है मतलब कंप्यूटर ही है ना, बट कैसे कंप्यूटर्स होते हैं डेटाबेस सर्वर? ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो सिर्फ डेटाबेस और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को ही रन करते हैं। मतलब जो डेटाबेस सर्वर होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे आपके पास सर्वर है, टोपोलॉजी तो पढ़ी होगी ना हमने, ये आपके पास सर्वर कंप्यूटर है एंड इससे वेरियस कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस जो ये सर्वर कंप्यूटर है आपका, इसमें आपका सारा डेटाबेस के अंदर जो भी आपको डालना है, लिखना है, सारा डेटा इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। और ये दूसरे कंप्यूटर्स में पास आउट कर देगा। तो जो ये सर्वर है, देखो जो ये जो यहाँ पे आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं ना, मीन्स ये जो कंप्यूटर्स जो इससे कनेक्टेड है, इसमें तो आप कुछ भी चला सकते हो, लेकिन जो ये सर्वर है, इस सर्वर में सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर ही रन होंगे। इसमें आप वीडियो गेम्स, म्यूज़िक, ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। मूवीज़ नहीं देख सकते आप, या फिर कोई और ऐप नहीं यूज़ कर सकते। यू कैन यूज़ ओनली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। तो अगर डेटाबेस सर्वर की डेफिनेशन आई तो क्या लिख के आओगे? डेटाबेस सर्वर्स आर द डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस। मीन्स जो एक्चुअल डेटाबेस है ना, वो इसी के अंदर होता है, और जो ये जो अदर कंप्यूटर्स हैं इनमें तो ये पास आउट करता है, मीन्स शेयर करता है। समझ आया? डेटाबेस सर्वर्स आर द डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड्स द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ DBMS एंड ये वीडियो एडवांटेजेस तक ही होगी, क्योंकि उसके बाद हमारा सेशन 2 स्टार्ट हो जाता है इसी चैप्टर का, जो है SQL कमांड्स वाला। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, SQL कमांड्स। उससे सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम के लिए, तो उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की क्या क्या एडवांटेज होती है? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम डायरी को छोड़कर अपने डेटा कंप्यूटर में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि उसकी कुछ एडवांटेज होंगी, तो वो एडवांटेज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज़ रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटाबेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। रिडंडेंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स, रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जो डुप्लीकेट डेटा होता है। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी मतलब अगर आप डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर देते हो DBMS में, ठीक है, कंप्यूटर में आप डेटा लिख रहे हो, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा स्टोर कर रहे हो, अगर आपने डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर दिया तो वो जो कंप्यूटर है वो आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि आपका डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो गया है। अगर आप इसको दोबारा स्टोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो, आपको पता चला कि ये डुप्लीकेट डेटा है, मतलब पहले से स्टोर है, तो आप उसको नहीं करोगे, आपका टाइम भी बचेगा। बट अगर आप डायरी में स्टोर करते हो तो आप चाहे डुप्लीकेट डेटा लिखते जाओ, डायरी के अंदर आत्मा के तो नहीं बोलेगी ना कि नहीं स्टोर है ऑलरेडी डेटा, दोबारा मत करो। तो इसलिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को स्टोर करना ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू डायरी। अब कहोगे सिर्फ एक ही एडवांटेज की वजह से, नहीं फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी एडवांटेज है। फर्स्ट वाली समझ आई कि रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को कम करता है डेटाबेस, क्या करता है? कम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ये। क्वेश्चन मेरे तो प्री बोर्ड में आया था, इट वॉज ऑफ 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स में आप इसकी 3 एडवांटेज लिखाना। अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट लिखनी है, वैसे 3 मार्क्स में ना आपको रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी हेडिंग डाल के इसके बारे में एक लाइन लिख देनी है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटाबेस रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। एंड 5 मार्क्स के में आएंगे तो आपको 5 एडवांटेज लिखनी है इसकी, और उनको एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा थोड़ा। सो सेकेंड एडवांटेज है इसकी शेयरिंग ऑफ डेटा, कि ये डेटा को शेयर भी कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो डेटाबेस है उसमें अगर आपने कोई डेटा को स्टोर कर रखा है तो आप उसको और भी कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्लियर? इज़ इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? जैसे कि जो डेटाबेस सर्वर है उसमें आपका सारा डेटा स्टोर होता है, वो डिफरेंट नोड्स से, मतलब डिफरेंट नोड्स को कुछ भी बोल सकते हो, अपना डेटा शेयर कर सकता है। सो इट इज़ ऑल्सो द एडवांटेज। बट डायरी में ऐसा नहीं है, डायरी में स्टोर करोगे डेटा तो किसको शेयर करोगे? कैसे शेयर करोगे? पेज फाड़ के दोगे?
नेक्स्ट इज़ डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपने कोई आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपने डेटा को स्टोर कर रखा है, ठीक है, डेटाबेस प्रोग्राम्स में अपने डेटा को स्टोर कर रखा है, तो दैट इज़ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज कोई डेटा को स्टोर किया, आप उसको 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी देखोगे तो आपको सेम ही डेटा दिखाई देगा, उसमें अपने आप कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर। पर अगर डायरी में करो, अब आप कहोगे पागल हो गई हो क्या, बार बार डायरी। मतलब मैं आपको समझाना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि डेटाबेस इंपॉर्टेंट क्यों है। डायरी में करोगे ना तो डायरी का कोई पेज फाड़ के भाग जाएगा, कोई सड़ा के चला जाएगा, बट डेटाबेस में हमें एक फैसिलिटी मिलती है, दैट इज़ डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि डेटा एक्यूरेट है एंड कंसिस्टेंट है, जब भी आप उसे देखोगे आपको सेम ही डेटा मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट एडवांटेजेस, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ये 5 एडवांटेज ही हम डिस्कस करेंगे। तो डेटा सिक्योरिटी आपको बता देती हूँ, उसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने डेटा को कहीं स्टोर कर रखा है एंड आप चाहते हो उसको सेफ रखना, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें लॉक लगा सकते हो। जैसे फ़ोन में लॉक लगाते हो ना, उसमें पासवर्ड डाल देना, पासवर्ड किसी को बताना मत, और जब भी आप उसमें वो पासवर्ड डालोगे सो दैट डेटा विल शो टू यू। अगर पासवर्ड नहीं डालोगे तो डेटा शो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पासवर्ड डाल सकते हो तो सिर्फ आप ही अपने डेटा को खोल सकते हो, मतलब ऑथराइज पर्सन ही उसको खोल सकता है, कोई अदर पर्सन उसको खोल के उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। बिकॉज पासवर्ड डालना क्यों अच्छा होता है, क्योंकि अगर पासवर्ड नहीं डालेंगे तो कोई पर्सन उसको खोल के अगर उसमें कुछ चेंजेस कर दे तो हमारा तो हो जाएगा घाटा, उसका तो फिर कुछ नहीं जाता है ना। तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज। नेक्स्ट इज़ प्राइवेसी। फ्रेंड्स, प्राइवेसी रूल भी यही कहता है कि हम अपने डेटा में, जैसे कि हमने पासवर्ड लगाया, दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी ने प्रोवाइड करा हमें, तो जो सिर्फ ऑथराइज पर्सन है, मतलब जो उसका यूज़र है, जिसको पासवर्ड पता है, सिर्फ वही खोल सकता है, बचे हुए लोग नहीं खोल सकते। इससे हमारे डेटा को प्राइवेसी मिलती है, ठीक है। मतलब अगर और कोई खोलेगा, उसमें चेंजेस करेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। तो अगर हम उसमें पासवर्ड लगा देंगे तो दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी, एंड उस पासवर्ड से हमें जो प्राइवेसी मिल रही है दैट इज़ द प्राइवेसी। प्राइवेसी इज़ द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस प्रोग्राम्स। समझ आया, डेटाबेस की एक एडवांटेज प्राइवेसी भी है। तो अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपको 5 की 5 एडवांटेज लिख के आनी है एंड इनके बारे में 1 या फिर 2 लाइन में एक्सप्लेन करके आना है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी एडवांटेजेस होती है ख़त्म, बट वीडियो नहीं, बिकॉज एक टॉपिक और लेफ्ट है, मैं आपको बताना भूल गई थी, जैसे दैट इज़ की फील्ड्स, प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की, दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी एंड बचेगा एसक्यूएल कमांड, दैट वी विल डिस्कस इन द सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, उससे पहले एक बार ये भी देख लीजिए कि डेटाबेस के कुछ फीचर्स होते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार आप देख लीजिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें, कि डेटाबेस जो है उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकती है। डेटाबेस में इंफॉर्मेशन होती है अबाउट अ पर्टिकुलर आइटम, एंड जिस चीज़ की बात की जा रही है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है डेटाबेस में। नेक्स्ट, एवरी टेबल हैज़ अ की फील्ड विच इंश्योर्स दैट देयर आर 100% यूनिक वैल्यू थ्रू आउट द डेटाबेस। कि जितने भी डेटाबेस होते हैं उसमें आपने बहुत सारे आइटम्स स्टोर करके रखे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके लिखी है, उसमें से एक ना एक यूनिक फील्ड ज़रूर होती है। अब यूनिक फील्ड क्या होती है, मतलब प्राइमरी की, अब वो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको ये पॉइंट भी। सो देखिए, 3 की फील्ड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, प्राइमरी की, कंपोजिट की एंड द फॉरेन की। तो ये तीनों कीज़ क्या होती है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, वैसे तो बहुत ईजी है ये। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ द यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल, इट हेल्प्स द डेटाबेस टू सर्च फॉर अ रिकॉर्ड। कि प्राइमरी की किसी टेबल की यूनिक फील्ड होती है या फिर यूनिक वैल्यू होती है। कैसे? देखिए, जैसे हमारा ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस में आपने एक स्टूडेंट्स का डेटा ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो आपने यहाँ पे लिख रखा है रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ठीक है। एंड यहाँ पे भी रोल नंबर 3 आ गया फिर से, क्योंकि सिर्फ एक क्लास का नहीं है, सभी स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। मतलब पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं सबका डेटा है, तो उसमें तो रोल नंबर 3 क्लास 10th का भी होगा, रोल नंबर 3 क्लास 11th का भी होगा, है ना। और यहाँ पे आपने लिखा है एडमिशन नंबर 1001, 1002, 1003 एंड 1004, ये हो गए एडमिशन नंबर बच्चों के। यहाँ पे होगा नेम रोहन, सोहन,
ठीक है, राम, और नेक्स्ट बच्चे का नेम भी राम है। दो बच्चों का नेम हो सकता है ना राम, पॉसिबल है ना? हाँ जी, तो ये पॉसिबल है। तो देखो अब हमने एक टेबल बना दिया जिसमें रोल नंबर है, एडमिशन नंबर है एंड और क्या है, आपका नेम है। इसमें आप फादर्स नेम भी ऐड कर सकते हो, एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। अब देखो रोल नंबर सेम हो सकता है, अगर हम पूरे स्कूल का डेटा बनाए तो उसमें रोल नंबर सेम हो सकता है, ठीक है। आपके नेम्स भी सेम हो सकते हैं, आपका एड्रेस भी सेम हो सकता है, किसी दो स्टूडेंट का एड्रेस सेम हो सकता है, फादर्स नेम भी सेम हो सकते हैं, बट द डिफरेंस इज एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो एडमिशन नंबर क्या है इस पूरी टेबल में? एडमिशन नंबर क्या है? प्राइमरी की है, बिकॉज इट इज़ द यूनिक वैल्यू जिससे हम पूरे टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बोला जाएगा कि राम की इन्फॉर्मेशन निकालो तो राम के नेम से दो बच्चे हैं, तो आप किसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दोगे? सो विल बी कन्फ्यूज। अगर आपको बोला जाएगा रोल नंबर 3 की इन्फॉर्मेशन निकालो, सो रोल नंबर 3 से भी दो बच्चे हैं, दो बच्चों का रोल नंबर 3 है। तो यूनिक वैल्यू इज़ व्हाट? एडमिशन नंबर, जिससे आप अपने टेबल के इन्फॉर्मेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ द यूनिक वैल्यू एंड दैट यूनिक वैल्यू इज टर्म्ड एज प्राइमरी की। क्लियर हुई इतनी बात फ्रेंड्स? येस इट इज़ क्लियर, येस। तो एक बात ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो टाइप्स के डेटाबेस होते हैं, रिलेशनल एंड डेटा को दो तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटा। तो फ्लैट फाइल तो मैंने बता दिया जिसमें एक टेबल होता है, एंड रिलेशनल जिसमें एक से ज़्यादा टेबल्स होती हैं जो एक दूसरे से लिंक होती है। अब वो लिंक कैसे होती है दैट आई विल टेल यू नाउ। सो ये समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रोज़ होती है ना, रोज़ को ही रिकॉर्ड्स बोला जाता है। जो हमारे टेबल में रोज़ होती है उन्हीं को ही रिकॉर्ड्स बोला जाता है, एंड रिकॉर्ड्स को ही मतलब रोज़ को ही टपल्स बोला जाता है। तो अगर कहीं पे है टपल्स या फिर रिकॉर्ड तो समझ लेना उसका मतलब है रोज़। एंड सेकंड थिंग कि जो हमारे कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स को ही फील्ड बोला जाता है, कॉलम्स को ही फील्ड बोला जाता है। क्लियर इतनी बात? और कॉलम्स को ही एट्रीब्यूट बोला जाता है। अगर किसी को बात नहीं पता थी तो उसको फटाफट से नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये वर्ड्स बार बार यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में। कॉलम्स को ही एट्रीब्यूट बोला जाता है, कॉलम्स, फील्ड्स, एट्रीब्यूट, ठीक है। कॉलम को ही फील्ड बोला जाता है एंड उसी को ही एट्रीब्यूट बोला जाता है, रोज़ को ही रिकॉर्ड बोला जाता है एंड उसी को ही टपल्स बोला जाता है। क्लियर? एंड अब कुछ फ्रेंड्स को ये भी नहीं पता होगा अभी कि कॉलम्स और रोज़ ये किन्हें कहते हैं, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया कि इनको ये भी कहते हैं। अब रोज़ देखो क्या होती है, आपकी ये टेबल होती है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, जिनको कुछ नहीं आता ना वो भी समझ जाएंगे। रोज़ होती है आपकी हॉरिजॉन्टली, रोज़ होती है आपकी हॉरिजॉन्टली, एंड जो कॉलम्स होते हैं दैट आर वर्टिकल। बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल रोज़, वर्टिकल कॉलम्स। तो ये जो हो गया आपका, दीज आर द रोज़ from left to right, these are the rows and these are the columns from top to bottom. clear? so जो horizontally होती है that are rows and जो verticals होते हैं these are columns. तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी रोज़, ठीक है, और ये हो गए हमारे, देखो इसको पर्पल से डिनोट करती हूँ, होगा ये हमारे कॉलम्स। तो अब देखो अगर आपको कहा जाए यहाँ पे एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, फादर्स नेम है, स्टूडेंट्स नेम है, तो अगर आपको कहा जाए कि इसमें प्राइमरी की है तो प्राइमरी की क्या है तो एडमिशन नंबर है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि कंपोजिट की क्या है तो कंपोजिट की क्या होती है? प्राइमरी की जब एक से, तो कंपोजिट की क्या होती है? बेसिकली जब प्राइमरी की एक, दो या फिर दो से ज़्यादा कॉलम्स में अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कॉलम में। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कंपोजिट की को ध्यान से समझिए। जब प्राइमरी की दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, दो या दो से ज़्यादा, अगर एक में कर रही है तो प्राइमरी की है, बट अगर दो या दो से ज़्यादा में कर रही है तो दैट इज़ नोन एज कंपोजिट की। जैसे कि यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम है एंड यहाँ पे आपका फादर्स नेम है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि स्टूडेंट टेबल में कंपोजिट की क्या है? स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम। क्योंकि अगर आप कहोगे कि
स्टूडेंट नेम से क्या हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सेम हो सकता है। अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर एक कॉलम से तो वह है एडमिशन नंबर, तो हो जाएगा प्राइमरी की। लेकिन अगर हमें 2 कॉलम से आइडेंटिफाई करना है, स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम, मतलब अगर आप बोलोगे कि राम का रिकॉर्ड चाहिए जिसके फादर का नाम है श्याम, ठीक है, तो राम श्याम, ऐसा तो एक ही हो सकता है ना बंदा जिसके फादर का नाम ये हो और उसका नाम ये हो, तो उससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट नेम एंड द फादर नेम आर द कंपोजिट की, whereas the admission number is a primary key. I hope this is clear to you friends. थोड़ा टेढ़ा कंसेप्ट है बट इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको समझने में ध्यान से समझना होता है। तो फ़ॉरेन की को फ्रेंड्स सिंपल वर्ड्स में बोले तो फ़ॉरेन की क्या होती है? अगर हम किसी प्राइमरी की को दूसरे टेबल में यूज़ करें तो उस टेबल में वो प्राइमरी की एज अ फ़ॉरेन की यूज़ होती है। अब देखिए कैसे, आपने एक टेबल बनाया, ठीक है, इस टेबल में आपने लिखा यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर लिखा आपने यहाँ पे लिखा आपने स्टूडेंट नेम एंड यहाँ पे लिख दिया आपने सपोज़, तो यहाँ पे आपने रोल नंबर लिख दिया, स्टूडेंट नेम लिख दिया, सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। सपोज़ इसको आप मान लीजिए इट इज़ अ पेरेंट टेबल, ठीक है, एंड इसको मान लीजिए आप, हमने एक और टेबल बनाई है उसको मान लीजिए आप चाइल्ड टेबल, ठीक है। तो देखिए हमने एक टेबल बनाई है जिसमें रोल नंबर है और स्टूडेंट का नेम है, ठीक है। अब स्टूडेंट को क्लास 11th के लिए स्ट्रीम चूज़ करनी है जिसके लिए हमने एक टेबल बनाया है, बट इस टेबल में सिर्फ रोल नंबर है एंड स्टूडेंट का नेम है। सपोज़ नेम है ABC एंड रोल नंबर 1 2 3, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो स्टूडेंट ए है उसने कौन से स्ट्रीम चूज़ करी है। तो हमने स्ट्रीम की तो नेक्स्ट टेबल बना रखी है जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी डाल रखी है, रोल नंबर एंड स्ट्रीम चूज़। स्ट्रीम सपोज यहाँ पे आपने डाल दी मैथ्स डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दिया आपने साइंस, ठीक है, वैसे तो साइंस में ही आता है मैथ्स भी, यहाँ पे आपने डाल दिया कॉमर्स। क्लियर? तो अब आपको देखना है कि स्टूडेंट ए ने कौन सी स्ट्रीम चूज़ करी है। तो स्टूडेंट ए का रोल नंबर क्या है 1, और यहाँ पे हमने जो रोल नंबर है ये हमने यूज़ किया है, ठीक है, रोल नंबर हमने दूसरी चाइल्ड टेबल में भी यूज़ किया है। तो हम यहाँ से ये जो रोल नंबर है ये इसमें क्या है, प्राइमरी की है, इसमें भी ये क्या है, प्राइमरी की है, बट ये हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बनाया है, RDBMS, मतलब मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं जिसमें मतलब ये दोनों टेबल एक दूसरे से लिंक है, कि इसके रोल नंबर के रेफरेंस में हमने इसका रोल नंबर चेक किया, इसके रोल नंबर के रेफरेंस में जब हम इस टेबल में आए तो यहाँ पे हमने वही रोल नंबर सर्च किया, रोल नंबर 1, एंड देखा कि उस कौन से स्ट्रीम ले रहा है, मैथ्स से स्ट्रीम ले रहा है। मतलब फ़ॉरेन की क्या होती है, फ़ॉरेन की होती है जब हम कॉलम्स के सेट में, मतलब 2 टेबल्स होती है हमारे पास, RDBMS में होता है ये, 2 टेबल्स होती है हमारे पास या फिर 2 से ज़्यादा टेबल जिसमें एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक होती है। लिंक करने का काम किस में होता है, RDBMS में। अब लिंक किससे होती है, वो दैट इज़ लिंक्ड बाय फ़ॉरेन की, क्लियर इतनी बात कि जब कोई प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में कोई प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल में यूज़ होती है तो दैट इज़ नोन एज फ़ॉरेन की फॉर दैट टेबल, कि उस टेबल के लिए वो क्या हो गई, फ़ॉरेन की हो गई। और फ़ॉरेन की का काम क्या होता है, दोनों टेबल को एक दूसरे में लिंक करना। दैट इज़ ऑल अबाउट फ़ॉरेन की, कंपोजिट की एंड प्राइमरी की। अब फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इनकी डेफिनेशन आ सकती है, तो इनकी आप डेफिनेशन लर्न करके जाना एग्ज़ाम में। और क्या पूछा जा सकता है, टेबल आ सकता है, इसमें बताना है फ़ॉरेन की कौन सी है, प्राइमरी की कौन सी है। तो दीज आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and then we will discuss important questions. So until then, thank you so much. Please like, share and subscribe.